हेलो फ्रेंड्स। आज हम ऑडिट में आगे पढ़ने वाले हैं। कल अपन ने एडवांटेज ऑफ ऑडिटिंग तक पढ़ लिया था। आज अपन पढ़ेंगे लिमिटेशन ऑफ ऑडिट। ऑडिट की सीमाएं क्या है। तो पहली सीमा क्या है, अंकेक्षक 100% सत्यता की गारंटी नहीं लेता। मतलब अंकेक्षक जो भी लेखा पुस्तकों की जांच करता है वो उनकी 100% सत्यता की गारंटी नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि अगर टॉप मैनेजमेंट ने कोई गड़बड़ी की है, कुछ की है, तो उसका पता लगाना अंकेक्षक के हाथ में नहीं रहता। इसलिए अंकेक्षक 100% सत्यता की गारंटी नहीं लेता। वह केवल लेखा पुस्तकों पर अपनी राय प्रकट करता है। नेक्स्ट है, अंकेक्षक संस्था की वित्तीय सूचनाओं, विवरण व स्पष्टीकरण के आधार पर रिपोर्ट तैयार करता है। मतलब अंकेक्षक को जो भी वित्तीय सूचनाएं, विवरण वगैरह उपलब्ध कराए जाते हैं वो उसके आधार पर अपनी रिपोर्ट तैयार करता है। और अंकेक्षण की एक सीमा ये भी है कि वो पक्षपातपूर्ण भी हो सकता है और बड़े अधिकारियों द्वारा अगर कोई फ्रॉड किया गया है तो उसे रोकने में भी सक्षम नहीं होता। ये हो गई ऑडिटिंग की सीमाएं। अब अपन पढ़ते हैं कंपनी। कंपनी किस सेक्शन में दी गई है? तो कंपनी की परिभाषा दी गई है सेक्शन 2 अंडर सेक्शन 20। कंपनी का मतलब क्या है? एक ऐसी संस्था जिसने खुद को कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत या इसके पूर्ववर्ती अधिनियम के अंतर्गत खुद को रजिस्टर किया है, तो उसे अपन कंपनी कहते हैं। फिर आती है सरकारी कंपनी। सरकारी कंपनी की परिभाषा दी गई है धारा 245 में। जिस भी कंपनी के 51% हिस्सेदारी या शेयर्स केंद्र सरकार के पास या राज्य सरकार के पास या अंशतः केंद्र या राज्य सरकार के पास हो, तो ऐसी कंपनी को अपन सरकारी कंपनी कहते हैं। फिर नेक्स्ट है सूत्रधारी कंपनी या नियंत्रक कंपनी। इसकी परिभाषा दी गई है धारा 2 अंडर सेक्शन 46 में। तो सूत्रधारी कंपनी ऐसी कंपनी होती है जिसकी कोई सहायक कंपनी होती है। मतलब सहायक कंपनी का सूत्रधार करने वाली कंपनी को ही, मतलब जो उसकी ओनर पेरेंट कंपनी रहती है, उसे अपन सूत्रधारी कंपनी कहते हैं। फिर आती है सहायक कंपनी। सहायक कंपनी की परिभाषा 287 में दी गई है। सहायक कंपनी कौन सी कंपनी होती है? ऐसी कंपनी जिसकी कोई सूत्रधारी कंपनी हो, वो सहायक कंपनी कहलाती है। अपन को सेक्शन याद रखने हैं। जैसे कंपनी की परिभाषा 220 में, सरकारी कंपनी की परिभाषा 245 में, सूत्रधारी कंपनी की परिभाषा 246 में और सहायक कंपनी की परिभाषा 287 में। एक नोट भी है, यदि कोई सरकारी कंपनी है और उसकी कोई सब्सिडी कंपनी भी है, मतलब सहायक कंपनी है, तो उस सहायक कंपनी को भी सरकारी कंपनी ही मानेंगे। फिर आती है विदेशी कंपनी। विदेशी कंपनी की परिभाषा दी गई है धारा 242 में। विदेशी कंपनी को होने के लिए दो शर्तों का पूरा करना आवश्यक है। शर्तें कौन कौन सी है? एक तो भारत के बाहर निर्मित व पंजीकृत होनी चाहिए और दूसरा व्यवसाय का स्थान भारत में हो तथा भारत के नियम कानून पालन करने पड़ेंगे। विदेशी कंपनी ऐसी कंपनी को कहते हैं जो भारत में निर्मित व पंजीकृत नहीं होती, भारत के बाहर निर्मित पंजीकृत होती है, किंतु उसका व्यवसाय करने का स्थान भारत में होता है और उसके ऊपर भारत के नियम कानून लागू होते हैं। फिर आती है सहचरी कंपनी, एसोसिएट कंपनी। इसकी परिभाषा दी गई है सेक्शन 26 में। कंपनी जिस पर कोई कंपनी अपना सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस रखती है, तो जिस कंपनी पर इन्फ्लुएंस रहता है उसे सहचरी कंपनी कहते हैं। मतलब एक सारवान या महत्वपूर्ण प्रभाव। कोई कंपनी है, वो किसी कंपनी पर अगर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव रखती है, मतलब जैसे किसी कंपनी की 20% अंश पूंजी अपने पास हो या किसी अनुबंध के थ्रू किसी दूसरी कंपनी के अपन व्यवसायिक निर्णय ले सकते हैं, तो ऐसी कंपनी को अपन एसोसिएट सहचरी कंपनी कहते हैं। ज्वाइंट वेंचर भी सहचरी कंपनी ही होती है। अब अपन नेक्स्ट आते हैं वार्षिक साधारण सभा। वार्षिक साधारण सभा के बारे में धारा 96 में बताया गया है कि अपन को याद रखना है। फिर अपन देखते हैं अंकेक्षक का वर्गीकरण। अंकेक्षण का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया गया है। एक तो संस्था के आधार पर, फिर अवधि के आधार पर और फिर अन्य आधार पर। संस्था के आधार पर अंकेक्षण कौन कौन से होते हैं? वैधानिक अंकेक्षण, निजी अंकेक्षण, सरकारी अंकेक्षण और सहमति अंकेक्षण। अवधि के आधार पर होते हैं चालू अंकेक्षण, अंतरिम अंकेक्षण और अंतिम अंकेक्षण। इनके बारे में डिटेल में अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।